गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। देखिए, हम लोग बराबर आपको कहते हैं, क्योंकि हमारे पास अनुभव की पूंजी है। इंटरव्यू, बेहतर इंटरव्यू हम किसको कहेंगे, इस पे थोड़ी चर्चा करें। बेहतर इंटरव्यू वो है जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म में भरा है और उसको देखकर वहीं से शुरू होता चला जाए और आपके क्रियाकलाप से होते हुए प्रश्न दर प्रश्न एक रैपिड फायर की तरह निकलता चला जाए, तो वो बेहतर इंटरव्यू है, सर्वश्रेष्ठ इंटरव्यू है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वही एक इंटरव्यू है। दूसरा है कि अलग अलग एक्सपर्ट अपनी, अगर वो रोचक नहीं लगा थोड़ी देर में, तो बदलते हैं रास्ता। कभी सब्जेक्ट में आ जाना, कभी हॉबी में आ जाना, कभी आपके अनुभव, कभी आपके जीवन, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उससे रिलेटेड पूछते हुए चले जाना। अगर उसमें आप जवाब एक दो क्वेश्चन का नहीं भी देते हैं तो लॉस आपका नहीं होता है। लेकिन जो प्रश्नों के बीच इंटरव्यू चलता रहता है, अगर वो लंबा चल गया तो हर जवाब टीचर को खुश करता है। तो आज पहली बार वाइस प्रिंसिपल में भी 3-4 इंटरव्यू हमें देखने को मिला कि एक गुरु का इंटरव्यू ऐसे ही हुआ कि रैपिड फायर की तरह चलता रहा, लंबा इंटरव्यू भी चला और उनसे वही डिमोन्स्ट्रेशन की बात, जैसे पोल साइंस में पूछा गया कि आप एक पढ़ के टॉपिक बताइए, तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन को पढ़ाया। हालांकि उन्होंने रिस्क ले लिया यूरोपियन यूनियन को पढ़ाने को, बोर्ड वाहवाही कर दिया। लेकिन अगर थोड़ा डेप्थ में जाता, चूँकि उन्होंने आंसर में दिया कि बाउंड्री लेस स्टेट का कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली चूँकि वो फ्लो में थी, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुआ, बच गई। और उनके बोर्ड में कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंस का स्कॉलर नहीं था या करंट अफेयर्स का कोई मास्टर नहीं था। अगर मैं वहाँ होता तो मैं उनको कहता कि बेसिकली यूरोपियन यूनियन इज नॉट ए बाउंड्री लेस स्टेट्स कॉन्सेप्ट। जो यूरोप इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव है अपने कल्चर, अपने लिटरेचर को लेकर, कहने को ठीक है उसने डेवलप किया, मॉडर्न टेक्निक ऑफ लाइफ उसने अपनाया, मॉडर्निटी है उसके पास, हर जगह खूब रिफॉर्म है, इधर सोशल, रिलीजियस, हर रिफॉर्म है। साइंटिफिक टेम्परामेंट है उस सोसाइटी के पास, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन अपनी भाषा को लेकर वह बहुत कंजर्वेटिव है। वो बेसिकली अमेरिका के प्रभाव जो बढ़ता गया वर्ल्ड के ऊपर, तो ट्रेड को compete नहीं कर पा रहा था और चस्का उसको लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी की। सारी ईस्ट इंडिया कंपनी उसी की थी और पूरी दुनिया उसके कब्जे में थी, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, हम हो, सारी दुनिया। सूर्यास्त तो उसका होता नहीं था। तो वो अब कहीं ना कहीं एशिया टाइगर बनता चला गया, वो फिसल रहा था और कोई नहीं उसे पतन होने से बचाएगा। इट इज़ अ हिस्टोरिकल फैक्ट कि जो उत्थान जिसका होता है उसका पतन सुनिश्चित है। द ग्रेट रोमन एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट करता है तो उसके फैक्टर्स में कल्चर बहुत बड़ा फैक्टर्स है कि जब, तो अब वो हम मान लें कि ग्रेट रोमन एम्पायर बन जाएगा, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। दुनिया की इतिहास की सबसे रोचक घटना है द ग्रेट रोमन एम्पायर का कोलैप्स करना। और कहीं ना कहीं ये ना समझे कि वो बाउंड्री रिलेटेड स्टेट की बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा आज भी उसमें रस्साकसी चल रही है। इतना होने के बाद भी हम देखते हैं कि एक पार्टनर उसको विजिट कर जाता है, छोड़ देता है, ब्रिटेन बीच मीड पेंडेमिक में छोड़ देता है उसको। उसके बाद चूंकि उसका अपना एम्प्लॉयमेंट और अपने कहीं कंजर्वेटिव वे ऑफ लाइफ के चलते छोड़ता है। आज सब कुछ के होते हुए भी रसिया और यूक्रेन वार कर रहा है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो सबसे वाइटल फैक्टर्स इन दिनों एक्सेल कर रहा है वो केवल ट्रेड है। वो यूक्रेन वार भी बनियों की लड़ाई ही है और कुछ नहीं है, वर्चस्व की लड़ाई है। और उस वर्चस्व की लड़ाई में जब हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते हैं हेमिंगटन की,
जिसने कहा था कि 1990 में उसने डिक्लेयर किया था कि आने वाले समय में वर्ल्ड कल्चरल कन्फ्लिक्ट का ही गुलाम बनेगा और फोर्थ वर्ल्ड वार और थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा वो उसमें कल्चर बहुत बड़ा रूट होगा। लेकिन कल्चर और विथ उसमें ट्रेड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन इनका शानदार इंटरव्यू रहा और हम लोग इनके लिए ढेर दुआ दिए हैं और मैं आशा करता हूं कि आज जिन लोगों का इंटरव्यू था ये लगभग सब लोग कहीं ना कहीं यूपीएससी के शीर्ष पे रहेंगे, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो इनसे पूछा गया जो प्रश्न से प्रश्न बनते हुए रैपिड फायर की तरह जो इंटरव्यू था, डायरेक्ट कोर्स मतलब सीधे सब्जेक्ट पे नहीं आया तो गया, फिर पोल साइंस पूछा ही गया। लेकिन इनसे पूछा गया कि आप कब ज्वाइन की थी, तो ये मिड पेंडेमिक में ज्वाइन की थी, तो कैसे क्या था, तो इन्होंने ऑनलाइन क्लास की बात की, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, फिर आज आप ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं करते। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ट्रेडिशन था उससे अलग क्यों है, तो सदैव आपको एक बात याद रखनी है कि ऑलवेज, मैं बार बार चिल्लाता हूँ कि आप रिसीविंग एंड पे। आज गवर्नमेंट कह दे कि ब्लेंडेड, राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज टॉकिंग अबाउट द ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन, लेकिन वो किसके हिस्से में चला गया है, हायर एजुकेशन के हिस्से में गया है, स्कूल एजुकेशन में ब्लेंडेड नहीं है। और आने वाले समय में एक बात चल रही है कि बहुत एक योग्यतम व्यक्तियों का, मोस्ट एलिजिबल पर्सन को एक जगह करके सारे स्कूल को अगर हम डिजिटली बहुत इम्प्रूव करा लें, स्मार्ट बोर्ड हो, तो कुछ सब्जेक्ट का क्लास, गाइडेंस, काउंसलिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इन चीज़ों को हम इकट्ठे पूरे देश को पढ़ाएं। लेकिन वो संभव होगा नहीं, सेंटर स्टेट रिलेशन और इसका कॉन्करेंट लिस्ट में होना बहुत बड़ा बाधक है, यूनियन लिस्ट से ही वो संभव है, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। तो इसमें सीधा कहना है कि हम लोग तो चाहते हैं कि सब ब्लेंडेड हो, लेकिन कैसे कर सकते हैं ब्लेंडेड, चूँकि हम तो रिसीविंग इन पे। उसके बाद इनसे पूछा गया कि और क्या इम्प्रूव करेंगी, लीडरशिप के बारे में पूछा गया, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि कैरियर एंड गाइडेंस पे बहुत काम करूँगी मैं और उसमें बहुत ज़रूरत है। उसके बाद एक बड़ा केस स्टडी पूछा गया, बहुत अच्छी बात है कि आपके क्लास का टॉपर कौन है या आपके स्कूल का टॉपर क्या है, उसका क्या वो सोचता है क्या बनना। तो ये बताता है कि आपका अटैचमेंट इमोशनली कितना अपने बच्चों के प्रति है। क्योंकि आप अपने बच्चों से भी पूछते हैं, बोलते भी हैं कि बड़ा होकर ये बनना है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, और उसकी काउंसलिंग भी करते हैं। तो उसी तरह से उसे इनसे पूछा गया और इन्होंने बहुत शानदार जवाब दिया। उस बच्चे के बारे में पूरा केस स्टडी इन्होंने बताया। उसके बाद क्या सरकारी स्कूल के बच्चों को टॉप कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, इन्होंने कहा बिल्कुल, और होता ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छा नहीं करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। मैं कई सिविल सर्वेंट को जानता हूं जो सरकारी स्कूल के हैं और आज भी अच्छा करते हैं। एक जब हम लोग के समय तो सरकारी स्कूल ही सब कुछ हुआ करता था, लेकिन आज भी सरकारी स्कूल कहीं पीछे नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप लोग सब देख ही रहे हैं। तो उसके बाद लीडरशिप वर्सेस वाइस प्रिंसिपल, टीचर वर्सेस वाइस प्रिंसिपल, तो इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि मैं पढ़ाऊंगी भी, और जो भी वाइस प्रिंसिपल के रूप में मुझे असाइन किया जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भी करूँगी। फिर पूछा इतने कम उम्र में आपको वाइस प्रिंसिपल बना दें, कुछ दिन और टीचर ही बनाया जाए। बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो हमारे उम्र में ऊर्जा है, जो विज़न है और जो हम सपने देख सकते हैं, वो एक मैच्योरिटी आने के बाद उसमें कहीं ना कहीं वो ब्लर होता है। और शानदार इनका जवाब रहा। उसके बाद इनसे पूरा डिटेल पढ़ाया गया, पूछा गया, और सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल के बीच अंतर किया गया। तो इस तरह से इनका इंटरव्यू लंबा चला है, 25 से 28-30 मिनट तक चला। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए अच्छा काम किया, अपने घर के लिए भी। उम्मीद करता हूँ मिठाई के डब्बा आपसे खाऊंगा। एक दूसरे गुरु से बहुत अच्छा, इनसे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के जो स्किलिंग है,
5+3+4, उसमें इनसे सवाल किया गया, थोड़े कंफ्यूज भी हुए। इनसे पूछा गया कि भाई जो अभी छोटे बच्चों का चाइल्ड केयर के और एजुकेशन की जो बात की जाती है अर्ली एज से 3 ईयर से, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चूँकि इनका संबंध उत्तर प्रदेश से, तो इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी का है, और तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो उससे पूछा गया। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताएं कि ये पूरा अब स्कूल के अंदर ही वो क्लस्टर बनाना है और स्कूल के देखरेख में ही चलेगा। हाँ, उसके पढ़ाने वाले की डिप्लोमा की डिग्री चाइल्ड केयर अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन की होगी, और वो डिग्री भी अब 2 साल की होने जा रही है। 6 साल 1 महीने की है, लेकिन 2 साल की होगी चूँकि, और वो कहीं ना कहीं वो पूरा फीमेल रिजर्वेशन होगा। पेशेंस फीमेल में ज़्यादा माना गया है, एजुकेशन के जो रिपोर्ट्स सब आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको वॉच करने वाला, चूँकि आंगनबाड़ी के साथ एक डिमेरिट है कि 4 मंत्रालय का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, एजुकेशन। फिर आपको पता है कि वो ICDS के तहत चालू हुआ था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट, मिसेस गांधी ने चालू किया था, इंदिरा गांधी जी ने। तो उसके अंदर वैक्सीनेशन भी है, ट्राइबल एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का है, फिर चाइल्ड केयर जो मिनिस्ट्री है वीमेन एंड चाइल्ड केयर उसका है, एजुकेशन का है। तो कहीं ना कहीं उसमें से एजुकेशन को अलग करने की बात है, और क्लियर कर दिया गया सारे सेंट्रल स्कूल सबको सब जगह बन चुका है। तो वो एक तरह से मेन स्ट्रीम में आएगा, चूँकि पूरा मॉडल जो है वो 18 वर्षों का है, 18 ईयर्स है। पहले 12 वर्षों का था, सॉरी 15 वर्षों का है। तो पहले 12 ईयर था 10+2, अब वो 15 ईयर्स का हो गया। तो 3 मेन स्ट्रीम एजुकेशन का पार्ट होगा, और उसके लिए जो उसका नाम जो भी हो बाल वाटिका रखा जाए। अभी सेंट्रल स्कूल में तो बाल वाटिका रखा गया है, तो कहीं ना कहीं वो सेक्शन और उसकी देख रेख उस आउटसाइड ऑफ द स्कूल भी होगा, कैंपस में भी होगा, तो उसका अपना कैंपस होगा, क्योंकि बड़े बच्चों से उसे नहीं मिलने दिया जाए। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षा मंत्रालय की होगी, ये याद रखिएगा। और वो टोटली उस खिचड़ी में वो नहीं फंसेगा कि जहाँ मिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर देखा जा रहा है। उसका इनसे बायोलॉजी बैकग्राउंड की थी, बायोलॉजी पे कुछ सवाल पूछे गए। उसके बाद प्राइवेट स्कूल का कम सिलेक्शन हुआ है वाइस प्रिंसिपल में, उस पर पूछा गया। उसके बाद प्री स्कूल पे पूछा गया। हाँ, इनसे एक सवाल पूछा गया, गॉर्डन अल्पोर्ट के पर्सनालिटी, वो रिटेन की चीज़ पूछ लिया गया। तो मैं बता दूंगा कि आगे आप लोगों को दिक्कत ना हो। हालांकि मैं कई क्लासों में पढ़ा चुका हूँ कि गार्डन अल्पोर्ट बेसिकली एक बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही योग्यतम व्यक्ति हैं, न्यू जनरेशन साइकोलॉजिस्ट इनको कहा जाता है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने भी पर्सनालिटी के 3 ट्रैक्ट की चर्चा की है। तो इनका कहना है मोटा मोटी, चूँकि इंटरव्यू में बहुत भाषण तो देना नहीं है, कि पर्सनालिटी जो मैं कई बार बताया हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ाते समय भी, कि पर्सनालिटी बाय बर्थ है, बाय बर्थ कुछ ना कुछ पर्सनालिटी लेकर वो आता है। अब तो कुछ साइकोलॉजिस्ट यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कोई भी बच्चा हम ही क्यों ना हो, हम कभी नानी के गर्भ में भी हम पले थे। क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग जितना ज़्यादा डिकोड कर रहा है, लेकिन एजुकेशन में जो डिबेट है कि हाउ मच द इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक वैल्यूज एंड हाउ मच द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, तो अंत में ये निष्कर्ष इस पे चला गया है कि इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग। अगर एक बच्चे को जन्म लेके कहीं ट्राइबल इलाके में या उसके पास छोड़ दिया जाए, तो उसी की भाषा उसी की तरह व्यवहार करने लगता है। क्योंकि शिक्षा का जो सबसे बड़ा मेन है फोकस इलाका है कि बच्चा देख के सीखता है। ऑब्जर्वेशन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, और ऑब्जर्वेशन का स्टेज अगर स्ट्रांग होगा तो बच्चा अच्छा होगा। इसलिए घर से भी कहा जाता है कि माँ बाप को कोई गलती नहीं करनी चाहिए,
सिगमंड फ्रायड से आज तक कहा जा रहा है कि बच्चा उसको वहाँ पे किसी ढंग से उसके पर्सनालिटी में कोई दिक्कत आए। इवन स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि कोई हस्बैंड वाइफ भी है तो बच्चों के सामने ऐसा कुछ ना करे कि बच्चा को लगे कि मेरी मदर का अधिकार कोई और ले रहा है या मेरे हिस्से का प्यार कोई और ले रहा है। तो बहुत संभलने की चीज़ है, तब जाके एक नेशन का सही बिल्डिंग हो सकता है। एक इतने गलत लोग जो आ जाते हैं वो नहीं हो सकते हैं, वो घर से ही कहानी शुरू होती है। तो इन्होंने भी कहा कि पर्सनालिटी एक्सेप्ट किया कि बर्थ से होती है, लेकिन उसमें रिफॉर्म, उसको और अच्छा बनाया जाता है इन्वायरमेंट से। इसलिए विच फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट, तो इन्वायरमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। और ये देने वाला सबसे बड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो स्कूल। इसीलिए स्कूलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। अब एक सवाल कोई पूछ सकता है कि टैगोर ने स्कूलिंग नहीं की, सपोज दैट, बहुत बड़े आदमी हुए, नोबेल लॉरेट हुए, लेकिन टैगोर के फादर बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे और उसने वो सारे साधन, सारे रिसोर्सेज उठा के दिए। सेकेंड इज ऑल्सो नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 साल तक स्कूल नहीं गए, सीधे जब वो लंदन में उनका स्कूल में हैरो में एडमिशन कराया गया, लेकिन पूरी स्कूल व्यवस्था उनके घर पे कर दी गई। चूँकि बहनें भी थी तो सबके लिए अलग से टीचर्स आए और पूरा उसमें रखा गया, तब नेहरू नेहरू बनता है। वर्ल्ड में अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम जवाहरलाल नेहरू का बनता है, इसीलिए कि अब कौन पेरेंट्स, चूँकि मोतीलाल नेहरू की इतनी कमाई थी, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि क्या 1 रुपये में 30 सेर मतलब 30 केजी मिल्क मिलता था उन दिनों, और मोतीलाल की कमाई डेली 3000 थी, 3000, बहुत बड़ी कमाई थी। हालांकि उसने सब कुछ उन लोगों ने छोड़ा। तो ऐसे कुछ उदाहरण है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने पूरा स्कूल का एक इन्वायरमेंट दिया, मतलब अपने कंधों पे लेके पूरी दुनिया को दिखाया, नेचर के क्लोज ले गया। तो एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट है, कॉमनर्स के लिए नहीं, एक्सेप्शन इज एनीवे। तो केस इज दैट कि स्कूल के पास ही पर्सनालिटी का काम आ जाता है। आप केवल पढ़ाते नहीं हो, आप उसके पर्सनालिटी को भी बनाते हो। वो सीखता है आपसे आकर, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर जाता है, और कनेक्ट करके वो बहुत पॉजिटिव की ओर बढ़ता है। आपको चूँकि अभी इंटरव्यू का क्लास है, आप लोग क्लास देखते रहिएगा। एक बेहतरीन किताब मैं एडिट कर रहा हूँ, हालांकि चीज़ें सब आप भी जानते हैं, लेकिन उस किताब को इतने ढंग से रखा गया है कि हर कोई को वाइस प्रिंसिपल में उस किताब को खरीदना चाहिए। किताब अभी आई नहीं है, लेकिन चूंकि सबका एज कम है, तो आप सबको अपने बच्चों को संभालने में उससे अच्छी किताब धरती पे हो ही नहीं सकती है। वो किताब किसी फॉरेन राइटर का है, अभी नाम नहीं बताऊंगा। उसको हम लोगों ने ट्रांसलेट किया है हिंदी में, और वो विलुप्त सी हो गई थी किताब, बहुत मुश्किल से मैं कहीं से लाया हूँ उसमें सारी चीज़ें। तो आप जान गए, गॉर्डन अल्पोर्ट वॉज ए पायनियर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु क्रिएटेड द गॉर्डन अल्पोर्ट पर्सनालिटी थ्योरी। ही इज नोन एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द पर्सनालिटी साइकोलॉजी। हिंदी में बोल ही चुका हूँ। अल्पोर्ट बिलीव दैट पर्सनालिटी वॉज डिटरमाइंड एट बर्थ। जन्म से ही पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का निर्धारण हो जाता है। He hypothesized that an individual experience and environment play a role in the shaping। वो अपने जीवन में जो अनुभव करता है और जो पर्यावरण, वातावरण जो मिलता है, जिसका पार्ट स्कूल और घर सब है। इसीलिए मैं कहता हूँ 16 घंटे का डिबेट वर्सेस 8 घंटे का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 16 आवर का बहुत बड़ा रोल है 8 आवर से। 8 आवर बनाता है, 16 घंटा किसी का बिगाड़ भी देता है। तो डेट इज, इस डिबेट को कभी भी रख सकते हैं। तो इसने पर्सनालिटी को मेन 3 कैटेगरी माना, कार्डिनल ट्रैक्ट, मेन, उसके बाद सेंट्रल ट्रैक्ट और सेकेंडरी ट्रैक्ट। तो इस तरह से तीनों मिलके पर्सनालिटी का विकास होता है। एक और गुरु थे, हाँ, उनका बात कर लें कि इनसे पूछा गया टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर, बहुत अच्छा जवाब दिया। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के ऊपर, उसके बाद वो अगर टीचर आपके यहाँ कम है तो कैसे काम होगा, उन्होंने अच्छा जवाब दिया। टॉपिक फिर टीचिंग मेथड से ही लिया। उसके बाद फर्स्ट पर्सन, इनसे जाते ही पूछा
फर्स्ट पर्सन अप्रोच, ये इन्होंने ये समझी नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझी। फिर उसने बताया कि आप क्या करेंगे। कभी कभी होता है क्या कि लिटरेचर के भी आदमी इंटरव्यू में होते हैं, तो बहुत गंभीर होकर बात को सुनिए। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट हैंड, प्राइमरली, ये सारी चीज़ें एक ही है कि फर्स्ट पर्सन मतलब हम फर्स्ट पर्सन है, हमारा क्या अप्रोच होगा, आप कैसे चीज़ों को टैकल करेंगे, आपको ये जिम्मेवारी मैं दे रहा हूँ तो कैसे करेंगे। तो बाद में उन लोगों ने थोड़ा इसको डिकोड किया, थोड़ा समझाया, तो इन्होंने जवाब दिया। तो इनका भी इंटरव्यू इसी ढंग से रहा। मतलब 3/4 हमारे पास बात नहीं हो सकी कि एक गुरु का क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता चला गया और दूसरे का स्कैटर्ड रहा, इसको और उस टॉपिकों से लेते चला गया। इट मे बी पॉसिबल कि बोर्ड दोनों अलग हो, क्योंकि मेंबर तो 4 ही थे, लेकिन कौन बोर्ड है क्या है आप लोग सिविल सर्विस वाले तो बता देते हैं, लिखा तो सब कुछ होता है, लेकिन आप लोग वैसे भी अनुभव कम है और थोड़ा सा भय तो रहता है भाई। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छा करें, आगे भी जो लोग देख रहे हैं, और घबराए नहीं। कोई ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ आपको, मैं आपको जान चुका हूँ, और मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, पूरी जवाबदेही से सिद्ध कि ऑल आर वेल नोन, सब कुछ जानते हैं। बस तनाव नहीं रखें, जवाब देते रहेंगे। अभी तक आप यहाँ तक आए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस कोई गलती ऐसी ना कर दें कि कंट्राडिक्टरी सिचुएशन ना क्रिएट हो, आप कंफ्यूज ना हो जाए। कंफ्यूजन को अथॉरिटी कोई भी पावर नहीं देती है, क्योंकि आफ्टर ऑल अब आप गुरु नहीं रहेंगे, पावर होगा। आप जब रिटायर करेंगे तो इसमें से बहुत लोग डिप्टी डायरेक्टर, जोन नहीं डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच जाएंगे, आप ही से कैडर बनेगा ये। और धीरे धीरे एक समय आएगा जो प्रिंसिपल पोस्ट यूपीएससी से एबोलिस्ट हो जाएगा, वाइस प्रिंसिपल से ही कैडर शुरू कर देंगे, और यंग से शुरू करेंगे, पूरा उसमें एक्सपीरियंस लेगा, जीवन का सीखेगा, फिर प्रिंसिपल 8 साल में बनेगा, 10 साल में बनेगा, टाइम बाउंड प्रमोशन होता चला जाएगा, और वो पूरा एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन तक जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मुहिम है, बहुत बड़ी सफलता है, इसे बर्बाद मत करो भाई। बहुत कूल एंड काम होके जाना है, हंसते हुए चेहरे से, खुशी कभी नहीं कम होनी चाहिए। जय हिंद।